हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अरिथमेटिक टू एडवांस। आज के इस वीडियो में हम 20 जुलाई 2023 के शिफ्ट थर्ड के मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बाकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दी जाएगी, तो वहां से आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए फटाफट से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से शुरू करते हैं। तो यहाँ पर x माइनस वन अपॉन एक्स की वैल्यू जो है वो आपको 2√2 दे रखी है और x ग्रेटर देन 1 है, तो x की पावर 6 माइनस वन अपॉन एक्स की पावर 6 की वैल्यू जो है वो आपको कैलकुलेट करनी है। तो इसको एक्स क्यूब का स्क्वायर लिख सकते हैं, इसको 1 अपॉन एक्स क्यूब का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला यहाँ पर लग जाएगा। तो यहाँ पर इसको एक्स क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स का क्यूब और इनटू में आप लिख सकते हैं एक्स क्यूब और प्लस का 1 अपॉन एक्स क्यूब। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, इन दोनों का ब्रैकेट का मल्टीप्लाई यहाँ पर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए एक्स क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब की वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो ये इसका क्या हो जाएगा, 2√2 का होल स्क्वायर हो जाएगा और ये प्लस, ये आपके पास प्लस इंटू में 2√, ये 3 इंटू में 2√2 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये आपके पास एक्स क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब की वैल्यू हो गई। इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो हमें एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू की आवश्यकता होगी। यानी कि अगर हम कैलकुलेट करें एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स, तो इसका फॉर्मूला होता है बराबर अंडर के अंदर x माइनस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर प्लस के अंदर 4 होता है। तो इसका 2√2 का हम क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे और प्लस कर दीजिए 4। तो ये हो गया 8 प्लस का 4 यानी कि अंडर के अंदर 12। तो अंडर को आप लिख सकते हैं 2√3। तो इसकी वैल्यू आपके पास हो जाएगी 2√3 का होल स्क्वायर और माइनस करेंगे 3 इंटू में 2√3। इसको सॉल्व कर लीजिए, आपके पास आंसर आ जाएगा। यानी कि यहाँ पर ये आपके पास हो जाएगा, ये यहाँ पर क्यूब होता है, ठीक है। तो ये भी आपके पास क्यूब होता है, यहाँ पर ये गलती से लिखा गया, ठीक है। तो ये यहाँ पर क्यूब होता है। तो ये 8 इंटू में आपके पास 2 यानी कि 8 दूनी 16 अंडर√2 होगा और ये 6 अंडर√2 यानी कि 22 अंडर√2 ये आ गया। और इंटू में ये आपके पास आ जाएगा 8 त्रिका 24 यानी कि 24 अंडर√3 ये, और माइनस करेंगे 6 अंडर√3 यानी कि 18 अंडर√3 ये बच गया। मल्टीप्लाई कराएंगे तो 18 दूनी 36 हासिल 3 यानी कि 39 ये रहा, और अंडर रूट के अंदर आ गया आपके पास 6। तो 396 अंडर√6 जो है वो आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपको दे रखा है 2/3 इंटू में tan स्क्वायर 60 डिग्री, यानी कि tan 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है अंडर√3, यानी कि अंडर√3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 और प्लस के अंदर 3 इंटू में कोस 30 डिग्री की वैल्यू होती है अंडर√3/2 यानी कि स्क्वायर करेंगे तो 3/4 और ये माइनस के अंदर 2 इंटू में सेक जो है कोस का उल्टा होता है यानी कि ये 3/4 हो जाएगा, यानी कि 2 इंटू में 3/4 और ये माइनस के अंदर 3/4 है इंटू में ये आपके पास कोस 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3 यानी कि स्क्वायर करेंगे तो 1/3। ये 3 से 3 ये कट गया, ये 3 से ये 3 कट गया, यानी कि एलसीएम लेंगे तो आपके पास कितना आएगा 12 आएगा। और ये 12 दूनी 24 हो जाएगा और ये 3 त्रिका 9 त्रिका 27 हो जाएगा, यानी कि, और ये माइनस के अंदर 3 दूनी का 6 और 6 त्रिका यहाँ पर ये क्या था माइनस का 2, ठीक है। तो ये 3 दूनी का 6 और यहाँ पर ये 1 सेकेंड, यहाँ पर ये आपने कोस की वैल्यू यहाँ पर क्या लिख दी, ये सेक कोस का उल्टा होता तो ये आपके पास यहाँ पर 4, ये यहाँ पर 4/3 होता। तो ये वैल्यू जो है वो आपके पास 4/3 आती। तो यहाँ पर ये आपके पास 4 दूनी का 8 और 8 चौके 32 हो जाता, ठीक है। 8 चौके 32 और ये -3। अब यहाँ पर इसको सोल्व करेंगे तो ये 51 होगा और 51 में से माइनस कर दीजिए 35। तो ये आपके पास कितना बचेगा 16 बचेगा और बट्टे में 12 है, काटेंगे तो ये 4 त्रिका 12 4 चौका 16 यानी कि 4/3 1.33 जो है वो आपके पास आंसर आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित ग्राफ में 5 कंपनियों की मांग और उत्पादन को दर्शाया गया, बार ग्राफ के आधार पर प्रश्न का उत्तर दें। यदि कंपनी एक्स के उत्पादन का k%, तो कंपनी एक्स का उत्पादन, यहाँ पर उत्पादन देखेंगे तो रेड कलर और डिमांड देखेंगे तो ब्लू कलर। तो यहाँ पर उत्पादन का k% यानी कि 800 का k%, 800 का k% आप कैलकुलेट करेंगे तो वो आपके पास यहाँ पर कंपनी डब्ल्यू की मांग के बराबर आएगा, यानी कि कंपनी डब्ल्यू की मांग देखें तो ये 400 है, तो ये बराबर 400 के हो जाएगा। तो ये 2 0 से ये 2 0 कट गए, 8 से भाग देंगे बराबर में या 50 आंसर आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
सुप्रजा और कौशल्या एक काम को क्रमशः 30 दिन और 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि काम की शुरुआत सुप्रजा से होती है और उसके बाद वे बारी बारी से एक एक दिन काम करते हैं तो 75% काम कितने दिन में पूरा होगा। तो यहाँ पर आपको दे रखा है सुप्रजा जो है वो 30 दिन में काम कर सकती है, कौशल्या जो है वो यहाँ पर 20 दिन में काम कर सकती है। एलसीएम लेंगे तो 60 आ गया, यानी कि इसकी क्षमता ये 2 यूनिट, इसकी क्षमता 3 यूनिट, तो टोटल वर्क आपके पास 60 है। और यहाँ पर पहले दिन सुप्रजा करती है, फिर कौशल्या करती है, फिर सुप्रजा करेगी, फिर कौशल्या करेगी। तो ऐसे क्वेश्चन मैं काफ़ी बार करा चुका हूँ। इन दोनों की जो है आप एफिशिएंसी टोटल कर लेंगे, यानी कि इन दोनों की एफिशिएंसी टोटल करेंगे तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, सुप्रजा की एफिशिएंसी 2 यूनिट है, इसकी 3 यूनिट, यानी कि 2 दिन में अगर आप देखें तो कितने यूनिट का काम हो रहा है, टोटल 5 यूनिट का काम हो रहा है। आपको काम करवाना कितना है, यानी कि आपको टोटल वर्क का जो है 75% काम कराना है। टोटल वर्क 60 है, 60 इंटू में 75% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 3/4 होती है, यानी कि 15 चौके 60, 15 3 45, यानी कि 45 यूनिट का आपको काम कराना है। तो इसका 9 गुना करेंगे यानी कि 45 आ जाएगा, और ये इसका भी आप यहाँ पर 9 गुना करेंगे यानी कि 18 दिन आ जाएगा। तो 18 दिन में जो है 45 यूनिट का काम हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक त्रिभुज की 3 भुजाएं आपको ये दे रखी हैं और एक x इकाई है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है। तो यहाँ पर देखिए इन दोनों भुजाओं का अंतर कैलकुलेट करेंगे, यानी कि डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे, उससे तो ये x की वैल्यू जो है बड़ी आएगी। बट यहाँ पर इन दोनों भुजाओं का योग करेंगे, यानी कि 17 प्लस का 12 करेंगे, उससे ये छोटी आएगी। तो आपका ऑप्शन ये करेक्ट होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक पुलिसकर्मी एक चोर को 200 मीटर की दूरी से देखता है। पुलिसकर्मी की नजर पड़ते ही चोर भागने लगता है और पुलिसकर्मी उसका पीछा करता है। चोर और पुलिसकर्मी क्रमशः 10 किलोमीटर पर आवर और 11 किलोमीटर पर आवर की चाल से दौड़ते हैं। पुलिसकर्मी द्वारा पीछा करना शुरू करने के बाद 6 मिनट बाद उनके बीच की दूरी मीटर में क्या होगी, देखिए इसको। तो यहाँ पर ये आपके पास 200 मीटर जो है उनके बीच की डिस्टेंस है, यानी कि ये 200 मीटर। अब देखिए यहाँ पर पुलिसकर्मी चोर को पकड़ने में कितना समय लेगा वो आप पहले कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर ये 200 मीटर की दूरी जो है इन दोनों की रिलेटिव स्पीड कैलकुलेट करेंगे। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितने का, 1 किलोमीटर पर आवर का। तो इनकी रिलेटिव स्पीड जो है वो आपके पास क्या आ जाएगी, 1 किलोमीटर पर आवर। तो इसमें क्या करेंगे, 1 किलोमीटर पर आवर का भाग देंगे, बट ये दूरी तो आपकी मीटर में थी, तो ये 1 इंटू में 5/18, इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5 से कटेगा यानी कि 4 आएगा, और ये आगे 0, यानी कि 18 4 72, 720 सेकंड का जो है यहाँ पर ये समय लगेगा। ठीक है, ये 18 ऊपर चला जाएगा, 40 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पर ये 720 सेकंड का टाइम आ जाएगा। बट इसको मिनट में कन्वर्ट करना है हमें, तो यहाँ पर ये मिनट में क्या हो जाएगा, 60 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये 12 6 72, यानी कि 12 मिनट का जो है आपके पास यहाँ पर समय आ जाएगा। अब ये देखिए 12 मिनट में जो है ये चोर पकड़ा जाएगा। अब ये चोर पकड़ा जाएगा, इसका मतलब उसने 200 मीटर का जो गैप था उन दोनों के बीच में वो इन्होंने कवर कर लिया, यानी कि 12 मिनट में इसने पुलिसकर्मी ने 200 मीटर की दूरी कवर की। तो बताइए यहाँ पर 6 मिनट बाद उनके बीच का डिफरेंस क्या था। तो यहाँ पर देखिए 12 मिनट में उसने 200 मीटर की दूरी कवर की, तो 6 मिनट, यहाँ पर 6 मिनट बराबर किसके हो जाएगा, ये 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 100 मीटर हो जाएगा, आंसर आ गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, साइन -405 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए साइन माइनस में माइनस थीटा जब भी होता है तो माइनस जो है वो बाहर आ जाता है और इसको लिख सकते हैं साइन 405 डिग्री। अब ये 405 डिग्री जो है माइनस साइन, ये 405 डिग्री को आप लिख सकते हैं 360 डिग्री और प्लस का 45 डिग्री। अब 360 डिग्री प्लस का 45 डिग्री होता है तो ये साइन में ही रहता है, बट ये प्रथम चतुर्थांश में चला जाता है और प्रथम चतुर्थांश में साइन पॉजिटिव होता है, तो माइनस पहले से ही था और साइन 45 डिग्री हो जाएगा। अब साइन 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2 होती है, यानी कि माइनस का 1/√2 आपका आंसर आ गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 20 सेंटीमीटर और केंद्र से Q की दूरी जो है वो 25 सेंटीमीटर, वृत्त की त्रिज्या आपको बतानी है। तो यहाँ पर मान लीजिए आपके पास एक वृत्त ये है, ठीक है, जिसका केंद्र जो है आपको दे रखा है O है, ठीक है, इसका केंद्र आपको दे रखा नहीं है, यहाँ पर मान लीजिए जिसका केंद्र O है और इसके बाहर स्थित बिंदु कोई Q है, ठीक है, ये बाहर स्थित बिंदु कोई Q है। इस बिंदु Q से जो है इस वृत्त पर स्पर्श रेखाएं खींची गई है। मान लीजिए ये एक स्पर्श रेखा है, ठीक है, जो कि वृत्त को किस बिंदु पर स्पर्श करती है, मान लीजिए इस वृत्त को जो है बिंदु P पर स्पर्श करती है, तो ये इनका स्पर्श बिंदु हो जाएगा P। और इसी तरह से एक और स्पर्श रेखा, ये सॉरी यहाँ पर ये
के अंदर तक की दूरी जो है वो आपको दे रखी है कितनी, 25 सेंटीमीटर। तो ये आपके पास ओ क्यू की वैल्यू जो है वो 25 सेंटीमीटर हो जाएगी, यानी कि ये 25 सेंटीमीटर है और ये 20 सेंटीमीटर दे रखे थे। तो आपको ये वैल्यू कैलकुलेट करनी थी, यानी कि पी ओ, यानी कि ये त्रिज्या जो है वृत्त की वो आपको बतानी थी। तो आपको पता है कि स्पर्शरेखा और त्रिज्या के बीच 90 डिग्री का कोण बनता है, तो ये एक समकोण त्रिभुज हो गया और ये आपके पास कर्ण और ये लंब है। तो अगर आपके पास ये कर्ण और लंब है तो आप इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए पाइथागोरस प्रमेय से, यानी कि 25 का स्क्वायर 625 माइनस करेंगे 400, 225 बच गया, 225 का वर्गमूल 15 सेंटीमीटर आ गया। तो ये सारा सब कुछ डायग्राम बनाए बिना ही आप कर सकते थे माइंड के अंदर ही। तो ये पी क्यू को 400 मीटर की दौड़ में 2 सेकंड की शुरुआत देता है, लेकिन दोनों एक ही समय में दौड़ पूरी करते हैं। यदि क्यू की चाल 2 मीटर पर सेकंड है तो पी द्वारा दौड़ पूरी करने में लिया गया समय क्या होगा। तो इस क्वेश्चन को यहाँ पर ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस जो है वो मैंने मान ली 400 मीटर की है, ठीक है। यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस जो है वो 400 मीटर मैंने मान ली। यहाँ पर पी था, ठीक है। अब पी ने क्यू को जो है 2 सेकंड की शुरुआत दी, यानी कि इसने क्यू को कहा कि 2 सेकंड तक तुम पहले ही दौड़ लो, यानी कि क्यू यहाँ पर दौड़कर 2 सेकंड में यहाँ पर आ गया, ठीक है। इसकी चाल आपको बताई गई है 2 मीटर प्रति सेकंड है, यानी कि 1 सेकंड में ये 2 मीटर दौड़ता है, तो 2 सेकंड में कितने मीटर दौड़ चुका होगा, यानी कि 4 मीटर ये दौड़कर आगे आ चुका होगा यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपके पास 4 मीटर ये दूरी आ गई है। अब आप यहाँ पर ये टोटल डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे, यानी कि ये क्यू ने जो है कितनी दूरी तय की अब, तो यानी कि 400 मीटर में से माइनस करेंगे 4, तो ये आपके पास 396 मीटर आ गया। अब यहाँ पर ये 396 मीटर ये कवर करेगा 2 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से, तो आपके पास टाइम आ जाएगा, यानी कि 396 बटे यहाँ पर ये चाल, यानी कि दूरी बट्टे चाल वाला फॉर्मूला हम लगा देंगे यहाँ पर। तो ये आपके पास यहाँ पर 2 मीटर पर सेकंड इसकी स्पीड थी, तो यहाँ पर 2 का भाग देंगे, 2 एकम 2, 9 दूनी का 18 और 8 दूनी का 16, 198 सेकंड का जो है समय लगेगा। बट क्वेश्चन में बोला गया कि यहाँ पर P और Q जो है एक ही समय में दौड़ पूरी करते हैं, यानी कि Q ने आगे से दौड़ना शुरू किया और P ने पीछे से दौड़ना शुरू किया, फिर भी ये दोनों एक ही समय पर पहुंचते हैं, तो P का समय भी वो 198 सेकंड ही होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। A और B एक साथ काम करते हुए एक काम को 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं, जबकि B अकेला इसे 24 दिन में पूरा कर सकता है। तो A अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। देखिए, A और B जो है वो यहाँ पर दोनों मिलकर एक किसी काम को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि B जो है अकेला उस काम को 24 दिन में पूरा कर सकता है। तो दोनों का एलसीएम लेंगे 24 आ जाएगा, तो यानी कि इन दोनों की क्षमता कितनी आ जाएगी, 3 यूनिट, और इसकी क्षमता जो है 1 यूनिट आ जाएगी B की अकेले की। अब देखिए, यहाँ पर B की अकेले की 1 यूनिट क्षमता है, तो यहाँ पर ये जो बचा है A, इसकी क्षमता कितनी होगी, यानी कि 1 यूनिट तो इसकी हो गई और दोनों की मिलाकर 3 यूनिट है, 1 यूनिट इसकी हो गई, दोनों को मिलाकर 3 यूनिट है, तो इसकी कितनी बच गई, इसकी 2 यूनिट बच गई, यानी कि ये दोनों की मिलाकर अब 3 यूनिट आपका पूरा हो रहा है। तो यानी कि A की क्षमता जो है वो 2 यूनिट थी, तो A जो है वो कंप्लीट काम 24 था, इसको करने में कितना समय लगेगा, यानी कि 2 का भाग लगा देंगे इसमें, इसकी एफिशिएंसी का भाग लगा देंगे, तो ये 12 आंसर आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, P और Q एक कार्य को 24 दिनों में पूरा कर सकते हैं, Q और R इसी कार्य को 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं, जबकि P और R उस कार्य को 40 दिनों में पूरा कर सकते हैं। X P से 4 गुना कुशल है, Y Q का आधा कुशल है और Z R से 2.5 गुना कुशल है। यदि X Y और Z एक साथ कार्य करते हैं तो समान कार्य को पूरा करने में लिया गया समय जो है वो आपको कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर देखिए, P और Q जो है, ये P और Q जो है एक साथ मिलकर किसी कार्य को 24 दिन में पूरा करते हैं, और Q और R जो है वो किसी कार्य को मिलकर 30 दिन में पूरा करते हैं, और P और R जो है वो उस कार्य को मिलकर 40 दिन में कंप्लीट करते हैं, यानी कि P और R उस कार्य को 40 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं। तो इन तीनों का आप क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, तो तीनों का एलसीएम लेंगे तो ये आपके पास 120 आ गया, यानी कि आपके पास इसकी एफिशिएंसी 5 यूनिट आ गई, और इसकी एफिशिएंसी जो है वो 4 यूनिट आ गई, और इसकी एफिशिएंसी जो है 3 यूनिट आ गई, यानी कि इनके मिलाकर आई है, ठीक है। तो अब आप यहाँ पर क्या करेंगे, इन सभी का टोटल कर लेंगे, यानी कि अगर आप इन सभी को जोड़ेंगे तो ये 2P आएगा, ये 2Q आएगा और ये
2r आएगा, यानी कि 2 हम यहाँ पर कॉमन ले लेंगे, 2 कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट में क्या बच गया, p प्लस का q, p प्लस का q प्लस का r, यानी कि ये बराबर जो है इनकी एफिशिएंसी सभी के मिलाकर कितनी हो जाएगी, 4 3 7 5 12 हो जाएगी। तो ये 2 से कट गया यानी कि 6 आ गया। तो इन तीनों की मिलाकर जो है एफिशिएंसी 6 यूनिट है। तो अब आप यहाँ पर पता कर सकते हैं कि पी क्यू आर की एफिशिएंसी क्या होगी। अब देखिए यहाँ पर पी और क्यू दोनों की मिलाकर जो है वो 5 यूनिट है क्षमता। तो इन दोनों की मिलाकर अगर 5 यूनिट क्षमता है तो आर जो है उसकी कितनी हो गई, यानी कि इन तीनों की मिलाकर 6 है और इन दोनों की मिलाकर 5 है, तो बच गई कितनी, 1। तो वो 1 यूनिट जो क्षमता है इसकी आर की होगी। इसके बाद यहाँ पर आर और पी और आर, ये Q और R का देख लीजिए, यानी कि इन दोनों की मिलाकर जो क्षमता है वो 4 यूनिट है, इन दोनों की मिलाकर 4 यूनिट। तो बच गए यहाँ पर 2 यूनिट, तो 2 यूनिट क्षमता इसकी होगी। इसके बाद यहाँ पर 2 यूनिट P की है और R की 1 यूनिट है, तो दोनों की मिलाकर कितनी होगी, 3 यूनिट, और टोटल 6 यूनिट है, तो 6 में से माइनस करेंगे 3, यानी कि 3 बच गया। तो वो 3 यूनिट जो है Q की क्षमता होगी। तो यहाँ पर P Q R की क्षमता जो है वो आपके पास आ चुकी है। अब क्वेश्चन में जो बोला गया उसको कैलकुलेट करते हैं, यानी कि क्वेश्चन में बोला गया कि X Y और Z एक साथ कार्य करते हुए समान कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। तो X प्लस वाई प्लस जेड, यानी कि ये तीनों एक साथ कार्य करते हैं। मान लीजिए टी समय में इन्होंने अपने कार्य को कंप्लीट कर लिया, तो ये बराबर टोटल वर्क जो है वो आपके पास 120 यूनिट का था। तो आप यहाँ पर क्या करें, देखिए एग्जाम में ऐसे यहाँ पर सजा कर आपको नहीं लिखना है, मैं तो इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको पीडीएफ को रिवाइज करने में जो है किसी भी तरह की प्रॉब्लम ना हो। आप सीधे डायरेक्ट वैल्यू यहाँ पर रखेंगे तो ये आपके पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी, p से 4 गुना कुशल है, यानी कि x जो है वो p का क्या है, 4 गुना कुशल है, तो ये 4p आ जाएगा। और ये प्लस के अंदर y जो है वो q का आधा कुशल है, यानी कि q का आधा कुशल है, तो q बट्टे 2 हो जाएगा। और z जो है वो r का 2.5 गुना कुशल है, तो 2.5 का मतलब क्या हो जाएगा, ये पॉइंट हटाएंगे तो बट्टे में 10 आ जाएगा, यानी कि 5 से कटेगा तो ये 5/2 आ जाएगा, यानी कि ये जो है z जो है वो r का 5/2 गुना है, 5/2 गुना है r का, और इनटू में t और बराबर 120। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर p और q की, चलिए इसको थोड़ा सा और सरल बना लेते हैं, यानी कि ये आपके पास इक्वेशन क्या आ जाएगी, यहाँ पर देखिए 2 बट्टे में से बाहर पहुँचा दीजिए, यानी कि 120 के मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो ये आपके पास 8p हो जाएगा, और ये प्लस का q हो जाएगा, और ये प्लस का 5r हो जाएगा, और ये इनटू में t आ जाएगा, और ये बराबर 2 जो है इसके मल्टीप्लाई में आ जाएगा, यानी कि 240 आ जाएगा। अब यहाँ पर वैल्यू पुट कर दीजिए, यानी कि p की वैल्यू अगर आप यहाँ पर रखेंगे, p की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे 2 यूनिट, p की वैल्यू 2 यूनिट आई थी तो 2 यूनिट यहाँ पर रखेंगे, q की वैल्यू यहाँ पर 3 यूनिट आई थी तो 3 यूनिट यहाँ पर रखेंगे, r की वैल्यू 1 यूनिट आई थी तो 1 यूनिट यहाँ पर रखेंगे। चलिए इसको सॉल्व कर दीजिए, यानी कि आपके पास क्या आ जाएगा, 8 दूनी का 16 हो जाएगा, और ये 5, 16 और 5 21 3 24, यानी कि ये 24t आ जाएगा, और ये बराबर 240 काटेंगे तो ये t बराबर क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो ये t बराबर 10 जो है वो आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, केंद्र O केंद्र वाले एक वृत्त में PA और PB एक बाह्य बिंदु P से क्रमशः A और B पर स्पर्श रेखाएं, यदि कोण APB बराबर 24 डिग्री है तो कोण AOB जो है वो क्या होगा, ये आपको बताना है। तो सबसे पहले एक सर्कल बना लेते हैं, यानी कि ये आपको एक सर्कल दिया गया है, ठीक है, जिसका केंद्र जो है वो यहाँ पर O है, जिसका केंद्र जो है वो यहाँ पर O है, और इस वृत्त से बाहर एक बिंदु P है, ठीक है, इस वृत्त से बाहर एक बिंदु मैंने मान लिया ये P है। इस बिंदु P से जो है इस वृत्त पर स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं, जो कि क्या है, यहाँ से लेकर यहाँ तक इस बिंदु को जो है, ये इस वृत्त को जो है मान लीजिए बिंदु A पर स्पर्श करती है, तो ये आपके पास PA एक स्पर्श रेखा हो जाएगी। और इसी तरह से एक स्पर्श रेखा और दी गई है जो कि इस वृत्त को जो है बिंदु B पर स्पर्श करती है, जो कि इस वृत्त को बिंदु B पर स्पर्श करती है, तो ये एक स्पर्श बिंदु हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको जो है, यहाँ पर आप क्या करेंगे, इस A को O से मिला दीजिए, ठीक है, और इस B को भी आप क्या करेंगे,
इस ओ से मिला दीजिए, यानी कि आपके पास इस वृत्त की त्रिज्याएं हो जाएंगी। और यहाँ पर ये पी कोण जो है वो आपको दिया गया था, ए पी भी बराबर दिया गया था 24 डिग्री। तो यहाँ पर इन दोनों कोणों का योग जो है 180 डिग्री होता है, ये आपको पता है। तो 180 डिग्री में से माइनस कर दीजिए, ठीक है। 180 डिग्री में से माइनस कर दीजिए 24 डिग्री, तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, 156 डिग्री आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ये कोण जो है वो 90 डिग्री का हो जाएगा, क्योंकि त्रिज्याओं और स्पर्श रेखाओं के बीच बना कोण 90 डिग्री होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिए गए दंड आलेख का अध्ययन कीजिए और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। एक कंपनी 5 विभिन्न उत्पाद प्रदान करती है। 2019 के दौरान इन 5 उत्पादों की बिक्री दंड आलेख में दर्शाई गई है, 1000 पैक की संख्या में यह दर्शाई गई है, ठीक है। तो 2019 में उत्पाद ए की बिक्री और उत्पाद ई की बिक्री का लगभग अनुपात आपको बताना है। तो 2019 में उत्पाद ए, यहाँ पर देखिए 20 तक गया, यानी कि इसकी वैल्यू जो है वो 20, और ई का जो देखेंगे तो ये आपके पास 40 दे रखा है, यानी कि 40 तक गया ग्राफ। तो ये 20 का 40 के साथ रेशियो अगर कैलकुलेट करेंगे तो 1:2 आ गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास 15 चौके 60 हो जाएगा। 60 माइनस करेंगे 83 में से तो 23 बच गया, और ये 9 नमा 81, 81 में 23 ऐड करेंगे तो 104 हो गया, और 104 150 में से घटाएंगे तो 46 आ गया, यानी कि इस पूरी ब्रैकेट की वैल्यू जो है वो आपके पास 46 आ गई। 325 ये रहा, प्लस का 276 और बटे में इसके 46 आएगा। अब यहाँ पर आपको कटता हुआ दिखाई पड़ रहा है, यानी कि ये आपके पास 23 से कटेगा, तो 23 से कटेगा तो ये 23 दूनी 46 हो जाएगा, और यहाँ पर ये 23 से कटेगा एक बार, और ये 23 दूनी 46, 2 से फिर भी कट रहा है, यानी कि 6 आ जाएगा। तो 325 और प्लस का 6 यानी कि 331 आपका आंसर हो गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक शंकु की तिर्यक ऊंचाई 10 सेंटीमीटर और त्रिज्या 6 सेंटीमीटर, शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है, पाई बराबर 3.14 लेना है। तो ये आपके पास एल होगी तिर्यक ऊंचाई, और ये आपके पास इसकी त्रिज्या होगी, आधार की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर इंटू में एल प्लस का आर। तो ये आपके पास पाई की वैल्यू जो है वो 3.14 रखनी है, और आर की वैल्यू जो है वो आपको 6 दे रखी है। इंटू में ये 6 प्लस का 10 यानी कि 16 आ गया, और यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो ये बटे में 100 हो गया, और ये आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर ये 4 से कटेगा। एक सेकंड, इसको इतना ज़्यादा डिफिकल्ट करते ही नहीं है, सीधे ही सोल्व कर लेंगे, यानी कि 16 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। 16 4 64 का 4 आ गया, हासिल 2, यहाँ हासिल 6 आ गई, और 16 और 6 आपके पास 22 हो गया, हासिल 2 आ गई, और 16 3 48 और 2 50 हो गया, यानी कि आपके पास 2 स्थान पर दशमलव आ जाएगा। तो 524 इंटू में 6 आ जाएगा। अब 6 से और मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कि 6 चौक 24 का 4 आ गया, हासिल 2, 6 दूनी का 12, 2 14 हो गया, हासिल 1, और ये आपके पास 1 आ गया, और 5 के 30, यानी कि 2 स्थान पर दशमलव लगाना था। तो 301.44 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है वो आपके पास राइट आंसर आ गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे तो y + 1/y की वैल्यू जो है वो 7/2 आ गई, और इसका फॉर्मूला जो है वो आपके पास होता है y + 1/y का होल स्क्वायर। पिछले वाले वीडियो के अंदर ये सवाल किया था शायद। इसके बाद यहाँ पर देखिए 7/2 का स्क्वायर यानी कि 49/4 हो गया, और -2 यानी कि 8 माइनस करेंगे 49 में से तो 41/4 आपका राइट आंसर हो गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 50 दर्जन केलों का मूल्य जो है वो आपको 2400 दे रखा है, और प्रति केले की परिवहन लागत 0.25 है। एक जोड़ी केले का विक्रय मूल्य जो है वो 10 रुपये है, लाभ प्रतिशत क्या होगा ये आपको बताना। तो 50 दर्जन केलों का मूल्य है, तो एक दर्जन में 12 केले होते हैं, यानी कि टोटल केलों की संख्या कैलकुलेट करें तो 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कि 600 केले आपके पास हो गए। 600 केले कुल केले हो गए, ठीक है। तो यहाँ पर 600 केले हो गए, और उनका मूल्य जो है वो आपको 2400 रुपये दे रखा है, यानी कि ये 2400 रुपये जो है वो आपको इसका क्रय मूल्य दे रखा है, यानी कि कॉस्ट प्राइस आपको दे रखा है। बट लागत मूल्य आपको कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखिए लागत मूल्य की अगर बात करें तो ये कॉस्ट प्राइस कितना था, 2400 था, ठीक है 2400 था, और प्लस के अंदर इसके ऊपर अतिरिक्त खर्चा कितना पड़ गया, देखिए
प्रत्येक केले पर 0.25 का पड़ा है, तो 600 में इंटू करेंगे, ये 0.25 पॉइंट हटाएंगे, बट्टे में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 25 से 150, यानी कि आपके पास 2550 आ गया। यानी कि टोटल जो है लागत मूल्य वो आपके पास 2550 हो जाएगा। अब आप यहाँ पर क्या करेंगे, सेलिंग प्राइस कैलकुलेट करेंगे। तो सेलिंग प्राइस आपका क्या हो जाएगा, अब देखिए यहाँ पर एक जोड़ी केले का विक्रय मूल्य यहाँ पर 10 रुपये। अब यहाँ पर एक दर्जन की बात नहीं की है, एक जोड़ी की बात की गई है, यानी कि 2 केले का मूल्य जो है वो 10 रुपये। एक जोड़ी में 2 केले होते हैं, तो एक केले का मूल्य कितना हो जाएगा, ये 5 रुपये हो जाएगा। तो यानी कि एक केले का मूल्य 5 रुपये है, तो 600 केले का मूल्य कितना हो जाएगा, इंटू में 5 कर दीजिए, यानी कि ये 3000 जो है आपके पास 600 किलो का मूल्य हो जाएगा, विक्रय मूल्य हो जाएगा। तो यानी कि अब प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे तो वो लागत मूल्य पर कैलकुलेट करेंगे, न कि इस कॉस्ट प्राइस पर, क्योंकि टोटल खर्चा तो अब आपका ये है। यानी कि कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 450 का प्रॉफिट हो रहा है। कितने पर, ये 450 का प्रॉफिट हुआ, ये 2550 पर, और गुणा कर दीजिए 100 से, ये परसेंटेज में कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है। तो ये 0 से ये 0 कट गया, और 15 से काटेंगे तो ये 15 3 45, और ये 15 से कटेगा 15 एकम 15, 1 सेकेंड, 15 एकम 15, और ये 15 7 105, यानी कि 17 आ गया। तो बराबर ये 300/17 आ गया, 300/17, 17 एकम 17, और शेषफल बचेगा 13, उतारेंगे 0, और 17 7 119। जैसे ही आपका आंसर 17 आया तो 17.6% वाला जो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट आप राइट टिक कर देंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, a + b + c बराबर 7 दे रखा है, और ab + bc + ca बराबर 11 है, और abc बराबर -1 है। तो a³ + b³ + c³ किसके बराबर होगा। देखिए आपके पास एक फॉर्मूला होता है यहाँ पर, a³ + b³ + c³ माइनस का 3abc बराबर होता है a + का b + का c, और इनटू में होता है आपके पास a² + का b² + का c², माइनस करते हैं आप ab + का bc + का ce + का ca, ठीक है। तो ये आपके पास जो है एक फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर आपको वैल्यू किन किन की दे रखी है, यहाँ पर इसकी वैल्यू आपको 11 दे रखी है, ठीक है, इसकी वैल्यू आपको 11 दे रखी है, और इसके अलावा इसकी वैल्यू आपको दे रखी है कितनी, 7 दे रखी है, और a b c की वैल्यू आपको दे रखी है -1 दे रखी है। बचा कौन, ये बचा, यानी कि इसकी वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी होगी, और इसके अलावा जो है इसकी वैल्यू आपसे क्वेश्चन में पूछी गई थी। तो a² + b² + c² की वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। देखिए एक फॉर्मूला और होता है आपके पास, a + b + c का होल स्क्वायर अगर हम करते हैं तो ये बराबर आता है आपके पास a² + का b² + का c², और ये प्लस का होता है 2 इंटू में ab + का bc और प्लस का ca। तो इसके अंदर हम वैल्यू पुट करेंगे और अपना आंसर कैलकुलेट कर लेंगे। यानी कि यहाँ पर अगर वैल्यू हम पुट करेंगे तो ये इसकी वैल्यू जो है आपको 11 दे रखी है, यानी कि 11 दूनी 22 होगा, और इसकी वैल्यू जो है वो आपको 7 दे रखी है, 7 का स्क्वायर क्या होगा, 49 होगा। 49 में से माइनस करेंगे ये 22, यानी कि बराबर ये 27 आ गया। ये 27 वैल्यू किसकी आई है, a² + b² + c² की वैल्यू आई है। तो यहाँ पर पुट कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। यानी कि इसकी वैल्यू जो हमने कैलकुलेट की है वो वैल्यू क्या है आपकी 27 है। तो यहाँ पर वैल्यू पुट करके इसको सोल्व कर दीजिए। तो ये 27 में से 11 घटाएंगे तो ये 16 बचेगा, और 16 सत्ते क्या होता है 112, 16 सत्ते 112, और ये माइनस, यहाँ पर माइनस से प्लस हो गया, प्लस का 3 इधर आकर -3, यानी कि बराबर 109 आ गया। अब ये 109 जो आया है वो आपके पास वैल्यू किसकी है, a³ + b³ + c³। अब देखिए इतना ज़्यादा कुछ लिखते नहीं है हम, इन फॉर्मूलों को लिखते नहीं है, डायरेक्ट वैल्यू पुट कराते हैं तो आपके पास आंसर आ जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, a और b एक परियोजना को 9 दिनों में पूरा कर सकते हैं, b और c इसे 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं, जबकि c और a इसे 18 दिनों में पूरा कर सकते हैं। a, b और c मिलकर कितने दिन में परियोजना को पूरा कर सकते हैं। तो ऐसा क्वेश्चन हमने पीछे सोल्व किया है। यानी कि यहाँ पर आपको दे रखा है a और b जो है वो मिलकर किसी परियोजना को 9 दिन में पूरा कर सकते हैं। b और c जो है ये दोनों मिलकर किसी परियोजना को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। c और a जो है वो किसी कार्य को मिलकर
18 दिन में पूरा कर सकते हैं। दोनों का, ये तीनों का एलसीएम लेंगे तो ये आपके पास 36 यूनिट आ गया। तो इनकी एफिशिएंसी यहाँ पर 4 यूनिट आ गई और इसकी एफिशिएंसी यहाँ पर 3 यूनिट आ गई और इसकी एफिशिएंसी 2 यूनिट आ गई। तो इन सभी को हम क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे, यानी कि इन सभी को वैसे ही से हम ऐड करेंगे तो ये आपके पास 2a 2b प्लस का 2c आएगा। तो यहाँ पर 2 मैंने कॉमन ले लिया और ब्रैकेट के अंदर आ गया a प्लस का b प्लस का c, और इन तीनों की मिलाकर क्षमता है कितनी, यानी कि 3 2 5 4 9 यूनिट है। तो a प्लस b प्लस c की क्षमता कितनी आ गई, a प्लस b प्लस c, यानी कि इन तीनों की क्षमता मिलाकर 9/2 आ गई। तो यहाँ पर ये दोनों जो है कितने, ये तीनों जो है मिलकर कितने दिन में काम पूरा करेंगे, यानी कि 36 बट्टे में कर देंगे 9/2। तो ये 9 से कट गया 4 और ये 2 ऊपर जाकर मल्टीप्लाई होगा 4 से, तो 4 दूनी का 8 आपका आंसर आ गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द स्क्वायर ऑफ 72 इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ 216 एंड ए नंबर, फाइंड द नंबर, यानी कि इसका स्क्वायर जो है इस 216 और एक संख्या और है जो कि हमें कैलकुलेट करनी है, उसका मल्टीपल है, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पर आप 72 इंटू में 72 करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, ठीक है। तो ये बराबर होगा आपके पास 216 इंटू में वो संख्या मान लीजिए x थी, ठीक है। तो यहाँ पर ये 36 से कटेगा, यानी कि 36 दूनी 72 और ये 36 से के 216 होता है, तो ये 6 से कटेगा, यानी कि 12 6 के 72 होता है और 12 दूनी 24 आपका आंसर आ गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित व्यंजक का मान ज्ञात कीजिए, यानी कि ये -5 और -12 कितना हो गया, -17 और -17 ये प्लस का 17 हो गया, ठीक है। और यहाँ पर ये माइनस का 12। अब देखिए क्वेश्चन को कभी छोटा मत समझिए कि छोटा है, तो यहाँ पर माइनस और प्लस की बहुत ज़्यादा ध्यान रखनी है, ठीक है। और ये प्लस का 8 हो गया और यहाँ पर ये आपके पास प्लस में आएगा, तो ये यहाँ पर माइनस का 4 बच गया ना, और 17 में से -4 करेंगे तो 13 आंसर आ गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक व्यक्ति 12,300 की कुल राशि प्राप्त करने के लिए 5% की वार्षिक साधारण ब्याज दर पर 9,840 का निवेश करता है। उसे राशि का निवेश कितने वर्षों के लिए करना होगा, यानी कि समय आपको कैलकुलेट करना है। तो ये आपके पास प्रिंसिपल हो गया P और ये आपके पास अमाउंट हो गया यानी कि A। तो SI यानी कि सिंपल इंटरेस्ट आप कैलकुलेट करते हैं, तो ये अमाउंट में से माइनस करते हैं प्रिंसिपल, यानी कि यहाँ पर ये 12,300 में से माइनस किया 9,840, तो ये कितना बच गया, 0 बच गया, यहाँ पर 6 बच गया और यहाँ पर 12 में से 8 गया 4 बच गया और यहाँ पर 11 में से 9 गया 2 बच गया, यानी कि 2460 बच गया। सिंपल इंटरेस्ट आपके पास इतना आ चुका है। तो यहाँ पर आप कैलकुलेट करेंगे फॉर्मूला लगाकर PRT डिवाइडेड बाय 100 से सिंपल इंटरेस्ट, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए ये इसका फॉर्मूला होता है आपके पास प्रिंसिपल। देखिए अब प्रिंसिपल आपके पास 9,840 है, इनटू में रेट ऑफ इंटरेस्ट 5 है, समय आपको कैलकुलेट करना है T बट्टे में 100 आएगा और बराबर आपके पास आ जाएगा ये 2460, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट आपका इतना आया था। तो यहाँ पर ये 0 से ये 0 काट दीजिए और इसके अलावा ये 5 से काट दीजिए, आपके पास यहाँ पर 20 आ जाएगा और 2 से कट रहा है, यानी कि यहाँ पर ये 10 आ जाएगा और ये 2 से काटेंगे तो ये 4 दूनी का 8 और 4 दूनी का 8 और ये 9 दूनी का 18 और ये 2 दुआ 4, यानी कि 492 आ गया। और इसके अलावा भी आपको यहाँ पर कटता हुआ दिखाई पड़ रहा है, यानी कि अगर आप इसको काटेंगे 246 को 2 से गुणा करें तो ये आपके पास 492 हो रहा है, यानी कि 246 से ये 2 बार कट गया तो इधर बचा 1 और ये 2 से ये 10 कट गया 5 बार, यानी कि T बट्टे 5 बराबर 1, यानी कि T बराबर 5 आ गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, एक वस्तु के मूल्य में R% की वृद्धि की जाती है, बाद में इस नए मूल्य में R% की कमी कर दी जाती है। अब नवीनतम मूल्य जो है वो ₹1 है, उस वस्तु का प्रारंभिक मूल्य कितना था। अब देखिए प्रारंभिक मूल्य जो है वो आप CP यानी कि कॉस्ट प्राइस CP मान लीजिए, ठीक है। अब इस वस्तु के अंदर R% की वृद्धि की जाती है। अब देखिए 100% तो ये अपने आप में खुद है ही, और इसमें जब R% की वृद्धि की गई तो 100 प्लस का R% हो गया, और परसेंटेज के लिए हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं 100 से, और इनटू में यहाँ पर देखिए R% की कमी कर दी गई। अब ये जो है पूरी राशि ये 100% तो अपने आप में है, ठीक है, इसमें से R% की कमी कर दी गई है, और परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए फिर से बटे में 100 करेंगे। अब ये बराबर जो नया मूल्य आया नवीनतम मूल्य वो आपके पास ₹1 है,
यानी कि ये बराबर 1 के हो जाएगा। तो यहाँ पर ये 100 इंटू में 100 क्या हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा। तो ये बराबर में 10,000 ऊपर चला जाएगा, यानी कि ऊपर आ जाएगा ये 10,000। और बट्टे में यहाँ पर देखिए a+b a-b वाला फॉर्मूला जो है ऊपर लगेगा, यानी कि 100 का स्क्वायर माइनस r का स्क्वायर। तो 100 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। तो ये 10,000 हो जाएगा और माइनस r का स्क्वायर। और ये वैल्यू जो आई है आपके पास CP, चाहे तो आप इसको प्रारंभिक मूल्य भी आप कह सकते हैं, वस्तु का प्रारंभिक मूल्य, जो कि मैंने CP माना था। तो इसकी वैल्यू आपके पास ये आई है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थीटा के सभी वास्तविक मानों के लिए इसका अधिकतम मान आपको बताना है। तो देखिए साइन थीटा की वैल्यू अधिकतम कितने डिग्री पर होती है भाई, थीटा बराबर 90 डिग्री पर होती है। यानी कि थीटा बराबर अगर आप 90 डिग्री लेंगे तो साइन थीटा की वैल्यू 1 यानी कि अधिकतम आएगी। तो इसकी वैल्यू 1, बट यहाँ पर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री रखेंगे तो कोस थीटा की वैल्यू जो है वो न्यूनतम आएगी। बट कर भी क्या सकते हैं, 90 डिग्री जब थीटा बराबर लिया है तो 90 डिग्री ही रखना पड़ेगा। और 1 + 0 क्या हो गया, 1 हो गया। चाहे तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, देखिए यहाँ पर अगर आप थीटा बराबर 0 डिग्री लेते, क्योंकि थीटा बराबर 0 डिग्री पर कोस थीटा की वैल्यू सबसे अधिकतम होती है, यानी कि 1 होती है। और बट यहाँ पर साइन थीटा की वैल्यू 0 होती है, क्योंकि थीटा बराबर 0 डिग्री तो हमने ले लिया था, तो यहाँ पर भी 0 डिग्री रखना पड़ेगा। तो 1 + 0 यानी कि ये भी आपके पास आंसर 1 आएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ चुका होगा। एक रिटेलर 92,000 अंकित मूल्य के एक एयर कंडीशनर को बेचने के लिए 30% की छूट की घोषणा करता है। एयर कंडीशनर का क्रय मूल्य अंकित मूल्य से 70% कम है। देखिए क्वेश्चन घूमेगा, काफ़ी ज़्यादा घूमेगा, तो यहाँ पर आप ध्यान से क्वेश्चन को साथ साथ समझते चलिएगा। यदि खरीदार खुदरा विक्रेता के स्टोर का अपना सदस्यता कार्ड प्रस्तुत करता है तो उसे 20% की अतिरिक्त छूट प्रदान करता है। सदस्यता कार्ड योजना के साथ खुदरा विक्रेता का लाभ यहाँ पर लाभ सदस्यता कार्ड योजना के बिना खुदरा विक्रेता के लाभ का कितना प्रतिशत है, ये कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर मैंने कोपा लगाया, ठीक है। इसके साथ जो है यहाँ पर प्रतिशत कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि अगर वह कार्ड का यूज़ करता है तो उसे ये 30% की छूट तो पहले दी ही गई थी, इसके अलावा इसको ये 20% की छूट और मिलेगी। तो एकल छूट हम कैलकुलेट कर लेते हैं, यानी कि कार्ड के साथ, अगर वह कार्ड के साथ यहाँ पर चीज़ को बाय करता है तो यहाँ पर ये 30% की छूट इसको पहले मिली थी और प्लस के अंदर 20% की छूट बाद में मिल गई। एकल छूट कैलकुलेट ऐसे ही करते हैं हम, 30 × में 20/100 यानी कि ये आपके पास 50 हो गया। 50 में से -6 करेंगे तो ये 44% जो है वो एकल छूट आ गई। बट कार्ड के बिना अगर हम कैलकुलेट करें तो कार्ड के बिना ये वाली छूट तो उसको मिलने वाली नहीं है, और यहाँ पर ये आपके पास 30%। तो यहाँ पर ये कार्ड के बिना जो है इसकी छूट जो है वो 30% है। तो यहाँ पर ये कार्ड के बिना 30% है और कार्ड के साथ इसको 40% की छूट मिलती है। तो यहाँ पर अब हम कैलकुलेट करते हैं हमारा सेलिंग प्राइस। बट सेलिंग प्राइस यहाँ पर देखिए मार्क प्राइस पर कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर ये मार्क प्राइस आपको ये दे रखा था, बट अगर आप यहाँ पर मार्क प्राइस 100 भी लेते तो भी आपका आंसर सेम आता। अब यहाँ पर देखिए कोई ज़रूरी नहीं है आप 100 भी लें, चाहे कोई भी वैल्यू रख दीजिए आंसर आपका सेम ही आएगा, क्योंकि आंसर जो है वो आपका यहाँ पर लाभ का प्रतिशत कैलकुलेट करना है, जो कि यहाँ पर मार्क प्राइस पर डिपेंड नहीं करता। तो यहाँ पर अगर हम 100 रखेंगे तो हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी, इसीलिए हम मार्क प्राइस जो है वो 100 रख रहे हैं। तो यहाँ पर ये कॉस्ट प्राइस जो है वो आपके पास कितना आ जाएगा, देखिए अंकित मूल्य आपका 100 था तो इससे 70% कम जो है वो आपका कॉस्ट प्राइस ये था, ठीक है, क्रय मूल्य था। तो 70% कम यानी कि 30% रहा होगा मार्क प्राइस का। तो ये यानी कि 30% कैलकुलेट करेंगे 100 का तो 30, यानी कि कॉस्ट प्राइस आपका 30 रहा होगा। अब यहाँ पर सेलिंग प्राइस की अगर हम बात करें तो ये सेलिंग प्राइस आपके पास क्या हो जाएगा। अब देखिए 100 का 44% यहाँ पर डिस्काउंट दिया गया है, ठीक है, ये डिस्काउंट दिया गया है, यानी कि 56% जो है ये सेलिंग प्राइस रहा होगा। यानी कि अगर आप 100 का 56% कैलकुलेट करेंगे तो ये 56 ही आएगा, इसमें कोई यहाँ पर, ठीक है। तो ये आपके पास 56 ही आएगा। और यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये कॉस्ट प्राइस क्या था, कॉस्ट प्राइस तो आपका 30 था और यहाँ पर ये 30 कैलकुलेट किया था। सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस आपके पास हो जाएगा
100 का 30%, यहाँ पर 30% की छूट दी गई है, यानी कि 70%, 100 का 70% जो है वो आपका सेलिंग प्राइस रहा होगा। तो ये 100 का 70% 70 होता है। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस अब कैलकुलेट करेंगे, यानी कि यहाँ पर आप देख सकते हैं इसको कितने का प्रॉफिट हो रहा है। यानी कि यहाँ पर ये 30 रुपये की वस्तु 40 में बेची जा रही है, यानी कि यहाँ पर ये 40 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। और यहाँ पर ये 40 यूनिट में ले रखी है, ठीक है हमने। यहाँ पर ये 30 यूनिट की वैल्यू जो है 56 यूनिट में बेची जा रही है, यानी कि 26 यूनिट का जो है यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है। अब ये 26 यूनिट का यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है, ये 40 यूनिट यहाँ पर, तो ये 26 यूनिट जो है ये 40 यूनिट का कितना प्रतिशत है वो कैलकुलेट करना था। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर देखिए ये आपके पास ये 0 से ये 0 कट जाएगा, ठीक है। और 2 से ये कटेगा तो यानी कि आपके पास 2 आ जाएगा और ये आपके पास 13 आ जाएगा, यानी कि 130/2, 130 का आधा 65 होता है और 65% आपका करेक्ट आंसर होगा। तो ये थे आज के 25 क्वेश्चंस। और आज की वीडियो कैसी रही कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।